देखो, जैसा कि हम ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का डिस्कशन करते आ रहे हैं, इस चैप्टर में जो हमने इसको कैटेगराइज किया था, एक एल्डिहाइड कीटोन वाला पोर्शन था। एल्डिहाइड कीटोन वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। उसमें हमने IUPAC नेमिंग की, प्रिपरेशन की, प्रॉपर्टीज की। अब जो इसका एक दूसरा वाला पोर्शन है, जिन कंपाउंड्स में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाए जाते हैं और वो एल्डिहाइड एंड कीटोन के अलावा कंपाउंड हैं, वो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। उनमें से एक कंपाउंड होगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर OH अगर मैं लिख देता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। अगर H होता, R होता, तब ये एल्डिहाइड या कीटोन होता। इस OH की जगह मैं क्लोरीन लिख सकता हूं, तो डेरिवेटिव बन जाएगा ये एसिड डेरिवेटिव RCOCl एसिड हैलाइड बन जाएगा। इस OH की जगह मैं OR ग्रुप लिख सकता हूं। जब OR ग्रुप लिखूंगा तो ये एस्टर बन जाएगा। इसकी जगह OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R लिख सकता हूं, ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं NH2 ग्रुप लिख देता हूं इसकी जगह, तब ये एसिड अमाइड बन जाएगा। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और 4 इसके डेरिवेटिव हो गए। तो टोटल मिला करके ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो एल्डिहाइड एंड कीटोन के अलावा हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रॉपर्टीज एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज में फर्क है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे, आज जो डिस्कस कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप इसे सेकंड पार्ट मान सकते हो, चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हम यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसको हैं? RCOOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सब के सब, और ये वो मॉलिक्यूल हैं जिसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात अगर मैं करता हूं तो ये तो कीटोन एल्डिहाइड वाला है, और OH की बात अगर मैं करता हूं तो ये अल्कोहल वाला है। एक ही कार्बन पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड अल्कोहल अगर इकट्ठे मिल जाते हैं तब हम इसका नया नाम रख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोल देते हैं। इसके अलावा ये तो फंक्शनल ग्रुप हुआ, COH लिख सकते हैं, कई लोग इसे RCO2H भी लिख देते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, RCO2H, COH एंड RCOH। एल्काइल ग्रुप ये बेंजीन हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है। ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए हैं अगर हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करते हो, जनरल फॉर्मूला बोलते हो इसका, CnH2n+1, R को रिप्रेजेंट करता है ये, और ये COH हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं CH3COH, तो CH3 क्या हो जाएगा? CnH2n+1 हो जाएगा ये। जैसे अगर मैं इस H को इस साइड इंक्लूड कर लेता हूं तो फिर ये हो जाएगा CnH2n+2, और ये कार्बन भी अगर मैं इधर मिला लेता हूं तो फिर ये हो जाएगा CnH2nO2, यानी दोगुने हाइड्रोजन है। आप चेक करके देख लो, जैसे हमारे पास CH3 है, CH3 के साथ COOH है, तो 2 कार्बन हो गए C2, H4 हो गए H4O2। तो हम टोटल ये लिख सकते हैं C2H4O2। दैट मीन्स हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम N की वैल्यू यानी कार्बन की वैल्यू को कितना रखेंगे? एक या एक से ज्यादा ही रखेंगे डेफिनेटली। ऐसा थोड़ी है कि 0 कार्बन का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अच्छा, अगर हम दो फंक्शनल ग्रुप कंपेयर करते हैं, जैसे ये लिखा मैंने HCOOCH3, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OCH3,
तो ये एस्टर है, और दूसरी तरफ एसिटिक एसिड है CH3COH, तो इसके कार्बन काउंट करो, 2 कार्बन है दोनों में, C2 हो गया। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी 4 हाइड्रोजन हो गए, 3 और 1 4। 2 ऑक्सीजन है दोनों में, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो आइसोमर्स हो गए ये, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो हम इन्हें फंक्शनल आइसोमर नाम देंगे। यहां से क्या इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और एस्टर्स होते हैं, वो आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हमें देखने को मिलेंगे, जैसे इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट, कॉमन नेम है। ये वाला जो एस्टर लिखा है, ये मिथाइल ऑक्सीजन पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसे मिथाइल बोलोगे। एंड मिथेनोएट भी बोल सकते हो, फॉर्मेट भी बोल सकते हो, मिथाइल फॉर्मेट या मिथाइल मिथेनोएट। एंड एसिटिक एसिड आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं, जिस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा हो। इन दोनों का क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, इसलिए हम इनको फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। एक बात ये हो गई। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनफैक्ट वो कई सारे टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जिसमें एक COH ग्रुप है, 2 COH ग्रुप हैं, 3 COH ग्रुप हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम उन्हें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड नाम दे सकते हैं। जैसे लास्ट क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, टार्ट्रिक एसिड था जिसमें 2 COH ग्रुप थे। अगर 2 COH ग्रुप होते हैं तब हम उसे डाई कार्बोक्सिलिक, जैसे ऑक्सैलिक एसिड आप जानते हो, COH COH, ऐसा कोई कंपाउंड जब लिख करके दिया जाता है आपको, ये जो जनरल फार्मूला लिखे हैं ये एक COH के लिए लिखे थे हमने, जिसमें 2 ऑक्सीजन आते थे, लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला चेंज हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला चेंज हो जाएगा। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 3 COH ग्रुप है, 3 COH हैं तो ऑक्सीजन तो 6 हो गए, फिर जनरल फार्मूला ये नहीं चलेगा। तो ये जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला था इनफैक्ट, जबकि डाई कार्बोक्सिलिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला अलग अलग हो। एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड को कैटेगराइज करते हैं, तो जिसमें एक COH ग्रुप है ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड। इसके अलावा 2 COH ग्रुप आते हैं, तब हम इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देंगे। ऑक्सैलिक एसिड इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम 3 अलग अलग कार्बन पर 3 COH ग्रुप लिखते हैं तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, OH भी आ जाए या दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्कोहल ये मोनोहाइड्रोक्सी है, लेकिन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको नाम दिया जाए। सिट्रिक एसिड एग्जाम्पल है ये, वही जो बेनेडिक्ट एसिड में, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में टेस्ट करने के लिए हमने एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लिया था कॉपर सल्फेट के साथ, ये वही सिट्रिक एसिड है। एक टार्ट्रिक एसिड था जो जिसमें 4 कार्बन थे, बीच वाले 2 कार्बन पर OH थे और किनारे वाले पर COH ग्रुप थे, उसको टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। ये सिट्रिक एसिड का एग्जाम्पल है। वेल, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें 4 COH ग्रुप हैं, 4 COH ग्रुप होने का मतलब टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका UPSC नेम लिख लोगे जब आप, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ट्राई कार्बोक्सिलिक, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। COH जब 2 से ज्यादा स्ट्रेट कार्बन चेन पर लगे होते हैं तब हम उसको ओइक एसिड नहीं कहते, अभी हम नेमिंग डिस्कस करेंगे, तब इसका नाम लिखना होगा आपको टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन हम ये कर सकते हैं। 1 2 COH ग्रुप, 3 COH ग्रुप, 4 COH ग्रुप, एक वाले को मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, 2 वाले को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 वाले को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 वाले को टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड हम नाम देंगे। ये तो बात रही इसके क्लासिफिकेशन की।
क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइप्स अलग अलग डिस्कस कर दिए। और भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। मान लो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें OH ग्रुप है, एक एमिनो एसिड है जिसमें NH2 ग्रुप है, तो यानी सेकंड फंक्शनल ग्रुप को हम चेंज कर रहे हैं। एमिनो एसिड की क्लास अलग होगी, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास अलग होगी। तो ये क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर किए जा सकते हैं। अगर ये एसिटिक एसिड है तो एक मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, तब हम इसे मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है कि एक H दे पा रहा है, ये दो COH ग्रुप इसमें अगर हैं तो 2H प्रोड्यूस करेगा, तो डाई बेसिक एसिड कहलाएगा। इसका एक मोल NaOH के 2 मोल के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल अगर सिट्रिक एसिड का है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे। 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे तो यहां से 3 H रिप्लेस होंगे, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये ट्राई बेसिक एसिड है, ये टेट्रा बेसिक एसिड है। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है और बस इसमें हमें गिनती चेक करनी है। गिनती के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहां लिख रहा हूं मैं, ये R ग्रुप है, एक C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इतना तो हमने कार्बोनिल में भी स्ट्रक्चर पढ़ा है, वही चलेगा बिल्कुल, स्ट्रक्चर कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ एल्डिहाइड के H की जगह एक OH ग्रुप आ जाता है। स्ट्रक्चर में अगर मैं फोकस करता हूं चीजों को, कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहला तो ये हाइड्रोजन ही है, ये अलग है। ये एल्डिहाइड कीटोन में नहीं होता था, ये H कार्बन से लगा था डायरेक्ट, अब ये ऑक्सीजन से लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये हमारे पास 7 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एस्टर है, एक अमाइड है, एक एनहाइड्राइड है, एक एसिड हैलाइड है। इन 7 फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा है जो ऑक्सीजन पर जिसमें डायरेक्टली H लगा है और जो कंसिडरेबली एसिडिक है। कैसे एसिडिक किसे कहते हैं, हम किसे कहा करते हैं एसिड? एसिड हम कहते हैं जब कोई अपना H लूज कर दे कंपाउंड और A नेगेटिव बन जाए। ये A नेगेटिव स्टेबल है अगर, तो ये H इससे रिकंबाइन नहीं करेगा, वापस सॉल्यूशन में फ्री रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको एसिड बोलेंगे। ए नेगेटिव क्योंकि स्टेबल बनाया, यानी जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो वो एसिड कहलाता है। अच्छा, ये तो होगा ही, एसिड क्यों नहीं होगा? इसके दो कारण हैं। एक तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर H लगा है, ये हटा दोगे आप, H पॉजिटिव हटाओगे, ये H पॉजिटिव सोल्यूशन में आया, रिकंबाइन क्यों नहीं कर पाया कि ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेबल निकला। क्यों स्टेबल है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, एक कारण। दूसरा कारण क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस जब करेगा जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल। कार्बोक्सिलेट आयन किसे बोला मैंने? RCO नेगेटिव को। कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल क्यों? दो कारण के होते हुए। कारण नंबर 1, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज एट ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। कभी बताया होगा आपको, याद करो कि ए नेगेटिव की स्टेबिलिटी के 4 रीजंस होते हैं, 4 कारण की वजह से ए नेगेटिव स्टेबल होता है: इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, और एक और साइज था। ये 4 चीजें हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा रेजोनेंस।
ऑक्सीजन नेगेटिव रेजोनेंस करके दूसरे ऑक्सीजन पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। स्टेबल अगर हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडरेबली इन सब में जितने भी हम ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, नाइट्रो कंपाउंड, उन सब में सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। मिनरल एसिड जितना एसिड नहीं होता ये, HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इससे, क्योंकि वहां साइज इंक्रीज कर गया, नेगेटिव Cl नेगेटिव की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए मिनरल एसिड को छोड़ दो, मिनरल एसिड तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप अभी जितनों के नाम मैंने लिए आपके सामने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, इवन फिनॉल भी एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड होता है, लेकिन फिनॉल वीकर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें ये नहीं कहना कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, मिनरल एसिड ले लिया इसके कंपैरिजन में, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, HBrHI है, तो ये तो इसके कंपैरिजन में सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा एसिडिक होते हैं। सैकड़ों हजारों गुना बोल रहा हूं मैं, यानी अगर ये एक H पॉजिटिव दे रहा है तो HCl 100 गुना ज्यादा, 100 H पॉजिटिव देगा बराबर कॉन्सेंट्रेशन का H, हजारों गुना ज्यादा होने का मतलब ये है। वेल, तो एक बात पता चली कार्बोक्सिलिक एसिड में कि ये हाइड्रोजन हट सकता है पॉजिटिव फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन एसिड है, उसके कारण हमने डिस्कस किए, ये दो कारण इसके थे। दूसरी बात, यहां जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर्स हैं, दो लोन पेयर हैं, इस वाले ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है। अगर कभी किसी कंपाउंड पर बाहर से H पॉजिटिव भेजते हो तो प्रोटोनेशन उसका हो जाता है। करते आ रहे हैं हम बहुत दिन से ये काम। H2O प्लस H पॉजिटिव, राइट हैंड पर क्या लिखोगे? H3O पॉजिटिव, ROH प्लस H पॉजिटिव, क्या लिखोगे? प्रोटोनेशन। ROH, ये तो था अल्कोहल, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर पर आ गया, प्रोटोनेशन कर दिया। एल्डिहाइड में भी ये काम हमने किया, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, एल्डिहाइड में ये काम हमने क्या किया? H लिख दिया था, प्रोटोनेशन किया था। H कहां आएगा? लोन पेयर पर। लोन पेयर कहां है? ऑक्सीजन पर, प्रोटोनेशन कर दिया। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H पॉजिटिव। अब यहां H कंफ्यूज हो जाएगा, उसके पास दो रास्ते हैं, ये H इधर आए या ये H इधर आए, क्योंकि दो ऑक्सीजन है भाई, अभी तक जितने हमने किए वहां तो था ही एक ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटोनेशन किस ऑक्सीजन का करें, या अगर इस बात को आप सोचते हो वापस इसी को सोचो। ये एसिड ने दिया, लोन पेयर किसने दिया? बेस ने, तो यहां इस रिएक्शन में वाटर इज वर्किंग एज बेस। सेकेंड वाले रिएक्शन में अल्कोहल ने अपना लोन पेयर H को दिया, अल्कोहल इज वर्किंग एज बेस। लुईस बेस किसे कहते हैं? जो अपना लोन पेयर देता है। एसिड किसे कहते हैं? जिसके पास खाली ऑर्बिटल है या जो अपना H पॉजिटिव देता है उसको एसिड बोला जाता है। यहां थर्ड में कार्बोनिल कंपाउंड इज वर्किंग एज लुईस बेस। लुईस बेस जो अपना लोन पेयर दे रहा हो, ये एसिड, ये बेस, सिंपल एसिड बेस रिएक्शंस हैं। तो मुझे टेक्निकली बोलना पड़ेगा कि ये दो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2
इन दो ऑक्सीजन में कौन सा ज्यादा बेसिक है, मतलब कौन अपना लोन पेयर पहले डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, इस बात का मीनिंग ये है। तो इसका आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा। इसका आंसर हमें मिलेगा रेजोनेंस से। जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस करता हूं, कार्बोक्सिलेट आयन का नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इससे H हटा के थोड़े ही H लेंगे वापस, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस था। कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस कैसे करोगे? ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये रेजोनेंस कर पाएगा, ये डिलोकलाइजेशन देगा। आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह अब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H पॉजिटिव, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। आ जाता है लिखने के लिए, आपको लिखना आना चाहिए। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन 1 पर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन 2 पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं अब इस पर H पॉजिटिव को भेजना चाहूंगा तो डेफिनेटली ये यहां पर आकर के रिएक्शन करना पसंद करेगा। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव पर जाना बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगा, क्योंकि खुद पॉजिटिव है, तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का कभी भी हम प्रोटोनेशन करते हैं तो ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन करना है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर हम नहीं करते प्रोटोनेशन। हम ऐसे नहीं करेंगे कि H पॉजिटिव लिया और उसको यहां प्रोटोनेट कर दिया OH2 पॉजिटिव, जैसे हम अल्कोहल में लिख लेते थे। ये वाला काम नहीं करेंगे, हम ये वाला काम करेंगे जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला करते थे। रीजन है क्योंकि ये ज्यादा पोलर है, नेगेटिवली चार्ज ज्यादा है। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी नहीं है या कम है या पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भी बोलो, लेकिन कंपैरिजन हमने कर लिया तो ये प्रायोरिटी नहीं होगी और प्रायोरिटी ये होगी। तो एक क्वेश्चन बड़ा बिल्कुल क्लियर सा सिंपल सा आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ऑक्सीजन में कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक है? तो आप कहोगे कार्बोनिल ऑक्सीजन इज मोर बेसिक। क्यों कार्बोनिल ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक है? क्योंकि डिलोकलाइजेशन के बाद उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। दूसरी बात पता चली, एक बात पहले ही पता चली थी हमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपना H देगा तब वो एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जब H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर देगा तब वो बेसिक होगा। एसिड तो एक ही है, मोनोबेसिक एसिड है, एक COH ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वही हटेगा। लेकिन जब बेस की बात आएगी, जब अपना लोन पेयर डोनेट करने वाला होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो दो ऑक्सीजन में से कार्बोनिल ऑक्सीजन पर जाकर के प्रोटोनेशन होना चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े इस पर आ जाते हैं। फिर तीसरी बात, ठीक है हमने एसिड ऐड किया तो प्रोटोनेशन यहां हुआ, हमने बेस ऐड किया तो ये वाला H हट गया। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दें, न्यूक्लियोफाइल ऐड करने का मतलब हमने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जो कार्बन पर रिएक्शन पसंद करता है करना, NU न्यूक्लियोफाइल, उसको कहा रिएक्शन करना होगा इस कार्बन पॉजिटिव पर। न्यूक्लियोफाइल अगर मैंने लिखा, मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है वो लोन पेयर वाला सब्सटेंस जो पॉजिटिव कार्बन पर जाकर के रिएक्शन करता है। तो पॉजिटिव कार्बन तो एक ही है, ये यहां पर आएगा, ये इधर डिलोकलाइज होगा। इस कार्बन की क्या क्वालिटी है? जो कार्बोनिल कार्बन है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल यहां रिएक्शन कर सकता है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है।
sp2 होने से ये ट्राइगोनल प्लेनर बन जाता है, एल्डिहाइड जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे एल्डिहाइड में ट्राइगोनल प्लेनर होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन sp2 है। तो ये एंगल लगभग 120 एंड 120। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। कभी एसिडिक बेसिक स्ट्रक्चर की बात समझो। क्या 3 बातें हमने डिस्कस की? अगर हम इसमें ऐड करेंगे कोई बेस तो एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, अगर हम इसमें बाहर से ऐड करेंगे H पॉजिटिव तो प्रोटोनेशन होगा, अगर हम इसमें ऐड करेंगे न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल ऐड करने पर कार्बन पॉजिटिव पर जाकर के रिएक्शन होना चाहिए। तो एक तो बात ये हो गई। इसके बाद हम अगर डिस्कशन करते हैं तो इसकी नेमिंग का डिस्कशन आता है। ये सारी बात जो है अगर थोड़ा साफ सुथरे माहौल में देखना चाहते हो तो ज्योमेट्री यही वही बात है जो बताई मैंने, बस यहां पर एक R ग्रुप और लिख दोगे, RCOH। मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट करके इसको बता दिया। इसका रेजोनेंस जरूर आपको करना आना चाहिए। जब हम रेजोनेंस करेंगे इसका तो पहले इसको डिलोकलाइज किया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर लोन पेयर को डिलोकलाइज किया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ये आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। यही तो कारण हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव यहां आएगा, H पॉजिटिव यहां नहीं आएगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इसका नोमेनक्लेचर। अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की तो नेमिंग के लिए जो रूल्स हैं वो बड़े सिंपल रूल्स हैं। बहुत इलेबोरेटिव वे में तो रूल सारे तो मैं बता नहीं पाऊंगा यहाँ इस स्टेज में। बड़े जो छोटे छोटे से एक दो रूल्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से कंसर्न है, वो रूल्स जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम कभी नेमिंग करते हैं और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को जरूर गिनना है। अगर एक है या दो है, एक COH है या दो COH हैं तब तक कार्बन को गिनना है इसको। अगर दो COH किसी में है तो इस कार्बन को जरूर गिनोगे। एक COH है अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये रूल मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं आपको, यही सबसे ज्यादा परेशान करता है। देखो अगर ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अभी हमने एग्जांपल्स लिखे थे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एग्जांपल्स लिखे थे अभी हमने, एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां तक की जो नेमिंग है मोनो एंड डाई तक कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन की काउंटिंग की जाती है 1 2 3 4। यहां भी डाई में भी 1 2 3 4 5। लेकिन दो से ज्यादा COH ग्रुप अगर लगे हुए होते हैं तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन की गिनती नहीं करते, छोड़ दिया इनको। काउंटिंग की यहां से 1 2 3। ये वाला रूल अगर याद हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी रूल पर होते हैं। नाम भी एनसीईआरटी में भी दिए हैं, मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में बड़े क्वेश्चन इस पर बेस्ड मिल जाते हैं आपको। कब लिखना है, कब कार्बन गिनना है हमें? जब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तब कार्बन की गिनती पेरेंट कार्बन चेन में करनी है। और दूसरी बात, जब दो से ज्यादा स्ट्रेट कार्बन चेन पर लगे हों, या एक और कंडीशन है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नहीं गिनते, ये COH साइक्लिक रिंग से, कोई भी रिंग हो,
3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, ये COH डायरेक्टली लगा हुआ है साइक्लिक रिंग से, तब भी हम इस कार्बन की गिनती नहीं करते। नाम कैसे लिखेंगे वो बात की बात है। तभी भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। साइक्लिक रिंग 3 मेंबर्ड से शुरू होगा, 3 कार्बन की चेन हो, 4 की चेन हो, 5 की चेन हो। बस एक शर्त है कि ये COH डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। मैं इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं कि 5 मेंबर्ड रिंग था और एक CH2 था, एक COH था। अब कार्बन गिना जाएगा इसका 1 और 2, बस यहां रुक जाएंगे। मैंने कब की बात की है, COH जब डायरेक्टली कनेक्टेड है साइक्लिक रिंग से, तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन की गिनती नहीं करते। या अगर रिंग नहीं है तब हमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हों। पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अगर अटैच्ड है तो मैं COH 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 इनको नहीं गिनूंगा, बस इसे सिंपल पेरेंट कार्बन चेन को, 3 कार्बन की चेन को स्ट्रेट चेन में मानूंगा। ऐसे केस में हम इन्हें COH COH को नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हम अब जो IUPAC सिस्टम से मैं बता रहा हूं, ये अब बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने सेकेंडरी सफिक्स लगाया और यहां सेकेंडरी सफिक्स जो लगता है वो ओइक एसिड लगता है। बाकी नाम लिखने का वो जो तरीका चला रहा है वो तो चलेगा ही। सबसे पहले हम प्रीफिक्स अगर कोई है तो लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, बस 3 है ये, चौथा कोई प्राइमरी सफिक्स नहीं है। सेचुरेशन बताता है, अनसेचुरेशन में कार्बन कार्बन में या तो डबल है या ट्रिपल है, बस 3 ही तो हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन, या तो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। एन इन आइन प्राइमरी सफिक्स ये। फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की तो बड़ी लंबी लिस्ट है। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ऑल हो गया, अल हो गया, ओन हो गया, ओइक एसिड हो गया, ओएट हो गया, ऑयल क्लोराइड हो गया, अमाइड हो गया। ये सब सेकेंडरी सफिक्स हैं जो बताते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। प्रीफिक्स अगर नहीं है तो वर्ड रूट से शुरुआत करेंगे, प्राइमरी से। इन दो के बिना नाम नहीं हो सकता। कोई नाम है और उसमें प्राइमरी सफिक्स नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कम से कम मिथ एन, मेथ वर्ड रूट, एन सफिक्स प्राइमरी सफिक्स। आगे बढ़ा देंगे मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड। जब ये है जैसे एल्केन होता तो प्रोपेन ओइक एसिड, तो हम इसका नाम लिखेंगे प्रोप प्लस एन। ये हटाते हैं, बाद में कुछ जोड़ना है अगर सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स तो ई हटाएंगे, ओइक एसिड। यहां स्पेस लिखेंगे, बाकी कहीं स्पेस नहीं लिखते, IUPAC नेमिंग में बड़ी गिनी चुनी जगह स्पेस लिखा जाता है। ओइक एसिड, यहां कोई स्पेस नहीं, पहला अल्फाबेट कैपिटल, प्रोप एन ओइक एसिड। ये ई वापस आ जाता है जब डाई ट्राई टेट्रा कुछ सेकेंडरी सफिक्स लिख दिए जाते हैं तो। अब इसका नाम मुझे लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 पेंट एन। अब नहीं हटाएंगे ई, डाई ओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। अंडरस्टूड है, पेंटेन में पहले और आखिरी पर ही COH होगा, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, लिख दो तो कोई गलत भी नहीं है। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ओइक एसिड बीच में थोड़ी लिख सकते हैं कि कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH लिख दो, वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तो तरीका ये हुआ जिसमें एक COH हो या 2 COH हो, तब हमें ओइक एसिड इसको सेकेंडरी सफिक्स बोलना है। और
कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलना होता है? जब हमारे पास एक स्ट्रेट चेन से एक से दो से ज्यादा यानी 3 या 4 या 5 COH लगे, तब हम इसके कार्बन की गिनती नहीं करते, पहला रूल। दूसरा रूल, हम इसे ओइक एसिड ना बोल के कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तब मैं इसे बोलूंगा प्रोपेन। 1, 2, 3 नंबर लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन पे भी तीनों हो सकते थे, तो यहां नंबर लिखना जरूरी है। 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि ये ट्राई आ गया है तो इसलिए ये ई लिखा गया है। जैसे हम ये ई हटा रहे थे और यहां वापस आ गया था, क्यों? क्योंकि डाइट्राई टेट्रा सफिक्स के साथ अगर हम सेकेंडरी सफिक्स के साथ लिख रहे हैं तो ये ई वापस आ जाता है। ऐसे यहां पर ये ई वापस, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। इस वाले का नाम है ये नाम इसका है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्मॉल बनाना है, ये कैपिटल बनाना है। और अगर दो हैं तो साइक्लोपेंटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस जिस पोजीशन पर सीओएच ग्रुप लगे हुए हैं उस पर लिख दो। बेंजीन है, बेंजीन भी तो रिंग है, साइक्लिक रिंग है, डायरेक्टली सीओएच लगा है। इसका यूपीएससी नेम पहले किया भी होगा कभी हमने, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, दोनों यूपीएससी नेम है। तो ये नाम लिखने का एक बेसिक सा तरीका बताया मैंने। और जब हम नेमिंग करते हैं इनकी, तब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं नोमेनक्लेचर में। जो कॉमन नेमिंग है वो कुछ कंपाउंड की आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है। अब जैसे HCOH है, इसकी कॉमन नेमिंग जो होती है वो फॉर्मिक एसिड इसे कहते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखना चाहिए रादर। HCOH है, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड हो गया। मिथेनोइक एसिड, IUPAC, एक ही तो कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, मिथन, मेथ, AN, ओइक एसिड। तीन चीजें हैं, ये मेथ क्या है? वर्ड रूट है। एन क्या है? ये है प्राइमरी सफिक्स। ओइक एसिड क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। तीन हिस्से हैं इस IUPAC नेम के। इसी तरह से काउंटिंग यहां से करोगे 1 और 2, इसको बोलेंगे हम एसिटिक एसिड। कॉमन नेमिंग अगर करनी है तो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, एथ वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स। तो कॉमन नेमिंग कुछ थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये तो हम सिंपल से कंपाउंड है, इनको तेजी से कर लेते हैं। प्रोपेनोइक एसिड तो IUPAC नेम हो जाएगा ना। प्रोपियोनिक एसिड ये कॉमन नेमिंग है। प्रोपेनोइक एसिड तो प्रोप एन ओइक एसिड, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम में बोला गया। एन मतलब स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचिंग नहीं है 4 कार्बन 3 कार्बन की चेन में। यहां ब्रांचिंग भी हो सकती थी, एक ही आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता था। एन मतलब स्ट्रेट चेन। ब्यूटायरिक एसिड कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा गया है, और ब्यूटेनोइक एसिड तो है ही IUPAC नेम। ब्रांच अगर बन जाती है तो मैं नंबर 1 लिखूंगा यहाँ इसको, नंबर 2, नंबर 3। आइसोब्यूटायरिक एसिड ये आइसो ग्रुप हो गया, क्योंकि एक कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं तो आइसो। तो हम या तो अल्फा मिथाइल प्रोपिनोइक एसिड बोल सकते हैं इसको, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन अल्फा कार्बन हो गया ये अल्फा मिथाइल प्रोपिनोइक एसिड, या आइसोब्यूटायरिक एसिड, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम इसका है। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड IUPAC नेम इसका। तो
एक्सपेक्टेड है कि कम से कम कुछ के शुरू के तो कॉमन नेमिंग तो करो ही आप, सबके करने की जरूरत नहीं है। चलो ये छोड़ देना इसको, वैलोरिक एसिड जो होता है 5 कार्बन का, अगर हमारे पास कोई पेंटेनोइक एसिड है तो आईयूपीएसी नेमिंग बस इसकी कर लेना। तो कॉमन नेमिंग जो मैं आपको टिक कर दूंगा बस वो वाले याद कर लेना, बहुत सारे जरूरी नहीं है कि आप इनको रटो। हमारे पास एक ये कंपाउंड है, आईयूपीएसी नेमिंग 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, आइसोवेलेरिक एसिड, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है, जरूरी नहीं है नाम याद करना। आईयूपीएसी सीओएच सीओएच 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये कॉमन नेम आपको याद करना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड वैसे तो पता भी होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, C2O4H2। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेन, ई आ गया देखो, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, एन, एथ, 3 चीजें हो गई हैं हमारे पास। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर 3 कार्बन है तो मेलोनिक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, याद कर लो तो आ जाता है, ये भी राइट ही लगा रहा हूं मैं इस पर। अगर 4 कार्बन है और किनारे वाले पर सीओएच लगे हुए हैं 2, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहां पर सीओएच ग्रुप लगे, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओएच, ये बीच में 2 CH2 हो गए जो इकट्ठे लिख दिए गए, ये वाले 2 CH2 यहाँ इकट्ठे लिख दिए, इसको सक्सिनिक एसिड बोला जाता है। ये कॉमन नेमिंग याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। और ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये आपको करना चाहिए नाम। ग्लूटेरिक एसिड इसे बोलते हैं, पेंटेन डाइओइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम होगा। एक 6 कार्बन के 4 कार्बन बीच में आ गए, मतलब CH2 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 4 बार लिखा है किनारे वाले कार्बन पर, ये COH तो टोटल 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड, एंड कॉमन नेमिंग इसकी एडिपिक एसिड है। ये करना चाहिए आपको, याद करना चाहिए, कम से कम ये 4 तो कर ही लेना। इनसे रिलेटेड आगे बहुत सारे कंपाउंड हम बनाते हैं, जैसे एडिपिक एसिड से बहुत सारे कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो बनते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसके अलावा यहां तक तो हमने कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन अगर हम फंक्शनल ग्रुप और एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब इसका कॉमन नेम लैक्टिक एसिड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फर्दर, ये तो नाम याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल में बहुत आएगा ये एसिड जो है। इसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल भी है एंड एसिड भी है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम बड़े फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को बड़ा फंक्शनल ग्रुप मान लिया, तब हम इसको सफिक्स नहीं लिखेंगे, तब हम इसे प्रीफिक्स लिखेंगे, क्योंकि इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तब क्या कहना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये तो ओइक एसिड हो गया, और प्रीफिक्स लिखते हुए इसको ऑल ना लिखकर हाइड्रोक्सी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड तो है ही इसका कॉमन नेम। इस टाइप की नेमिंग ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है। एक्रेलिक एसिड, ये डबल बॉन्ड अगर विनाइल ग्रुप है, ये विनाइल मिथेनोइक एसिड है, और 1 2 3 प्रोप EN कहां पर होगा, 2 पर ही हो सकता है, 1 पर तो हो नहीं सकता EN,
तो नंबर नहीं लिखा इसलिए एन का। आप लिख दो prop 2n 1 ओइक एसिड या prop n ओइक एसिड, ये भी ठीक है। ये जो नाम लिखा है ये इसका IUPAC नेम लिखा, और एक्रेलिक एसिड जो है वो इसका कॉमन नेम है। फर्दर अगर हम यहां पर 2 COH लिख रहे हैं पहले और चौथे कार्बन पर, तो गिनती यहां से करूंगा मैं शुरू, इधर से नहीं कर सकते अब गिनती 1 2 3, OH दूर आ गया ना, गिनती इधर से करेंगे। COH तो दोनों में 1 पर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 2 हाइड्रोक्सी, ये बोला जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, बल्कि ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी। ब्यूटेन ई लिखना चाहिए डाइओइक एसिड, ये नेमिंग रहेगी इन कंपाउंड्स की। और जो इसका कॉमन नेमिंग है वो मैलिक एसिड कहलाता है। नहीं याद करोगे तो काम चल जाएगा, लैक्टिक एसिड याद करना लेकिन, और ये IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है इसकी। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना नाम, कॉमन नेम भी। इवन एक बेंजीन पर 2 COH और वो भी एडजेसेंट पोजीशन पर, तो हम इसे थैलिक एसिड बोलते हैं, और IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका IUPAC नेम है। और हम क्या बोलेंगे इसे, थैलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम याद रखना। लिमिटेड कर रहा हूं मैं इसमें से, सबके याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। थैलिक एसिड याद कर लेना, लेकिन थैलिक एसिड का नाम से कई बार बड़े क्वेश्चंस आते हैं। फर्दर अगर हम कंपाउंड लिखते हैं ऐसा कुछ, बेंजीन OH COH, ये हमने बनाया था, एक रिएक्शन पढ़ा था कॉब्स रिएक्शन फिनॉल का। फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड NaOH से रिएक्शन करने पर सैलिसिलिक एसिड डायरेक्टली बन जाता है। सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन में भी ये बन चुका इसलिए। और IUPAC नेम हो जाएगा 1 एंड 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, नाम इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो IUPAC नेम हम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों IUPAC नेम है, करेक्ट है। फर्दर तो ये COH है, CH3, अगर ये COH नहीं होता तो मैं इसे टॉलिन बोलता कॉमन नेमिंग में। IUPAC में तो मिथाइल बेंजीन बोलते, कॉमन नेमिंग में इसको बोलते टॉलिन, और ये COH ग्रुप भी है इतना, तो मैं इसको बोलूंगा टॉलिक एसिड। कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसे कहा जाता है टॉलिक एसिड। कौन सी पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर, मेटाटॉलिक एसिड। याद कर लोगे तो बेटर है, आ सकता है, चांस है आने के नेमिंग से। टॉलिक एसिड को जब मैं IUPAC नेमिंग लिखना चाहूंगा तो ये 1 2 एंड 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड या 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये IUPAC नेम रहेंगे इसके। 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, और यू कैन ऑल्सो राइट 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये IUPAC नेम रहना चाहिए। इस तरह से हम
इनके स्ट्रक्चर सोच सकते हैं। तो मैंने ये अभी तक जो आपको डिस्कस किया, ये नेमिंग थी, IUPAC नेमिंग। अब IUPAC नेमिंग के बाद हम इसमें शुरू कर रहे हैं इनके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत सिंपल हैं और काफी रिएक्शंस हमने पढ़ भी रखे हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी हमने जैसे कि कर रखी हैं, कम से कम एक तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, और वो है ऑक्सीडेशन मेथड। मैं बहुत तेजी से आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने एल्डिहाइड में पढ़ा, अल्कोहल में पढ़ा, ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ा। कैसे पढ़ा था हमने? प्राइमरी अल्कोहल को जब K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करते हैं, तब फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। KMnO4 से रिएक्शन करते हैं, तब फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। एल्डिहाइड को जब K2Cr2O7 से रिएक्शन करते हैं या KMnO4 से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कीटोन को अगर हम लेकिन थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशन में K2Cr2O7 या KMnO4 से रिएक्शन, कीटोन के ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जान लेनी चाहिए आपको। कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हम कीटोन को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, कीटोन में एक और बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो कम कार्बन होकर के बनेगा। कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो उतने कार्बन नहीं रहेंगे जितने कीटोन में थे, कम हो जाएंगे। अगर एल्डिहाइड से बनाना है तो एल्डिहाइड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें उतने ही कार्बन होंगे जितने एल्डिहाइड में रहे होंगे। तो ये मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट इसको तो मैं यहाँ तेजी से रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन, पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो KMnO4 या K2Cr2O7। इसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो पहले कीटोन, रिएजेंट सेम, K2Cr2O7 या KMnO4, यहां तक तो नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन यहाँ ड्रास्टिक कंडीशन रखनी पड़ेगी। जब हम कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कम कार्बन हो करके, जरूरी नहीं कि एक कम हो, ये डिपेंड करेगा R ग्रुप पर। ये तो एसीटोन के लिए लिख दिया इन्होंने, एक कार्बन कम, लेकिन ये कार्बन कम हो करके कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा। जब टर्शरी अल्कोहल की बात की जाती है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो पहले एल्कीन बनता है। एल्कीन बनने में यहां पर कार्बन कम नहीं होता, लेकिन एल्कीन से जब कीटोन बनता है तो कार्बन कम हो जाते हैं। एक कार्बन का मतलब अगर 3 कार्बन 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 लिए तब एक कार्बन कम होगा, एक साइड कम हो जाएगी। जब हमने कीटोन बनाया तो कीटोन ये बना दिया, ऐसा कुछ। फिर फर्दर मैंने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करके फिर कार्बन कम हो जाएगा, ये कार्बन कम हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। डिटेल मैंने इसकी करा रखी है अल्कोहल में आपको, तो ये तो जस्ट रिवीजन के लिए मैंने बता दिया, इसको वहीं से डिटेल से करोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर हम कभी एल्डिहाइड से बनाना चाहते हैं, आपको कहा जाए कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, स्पेसिफिक बता देता हूं रिएक्शन, एक दो रिएक्शन बिल्कुल स्पेसिफिक से हैं, बड़े काम के हैं, वो रिएक्शन में बता देता हूं। ये तो कर ही चुके हम, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बस रिएजेंट यहां पर देखने हैं। तो यहां तो आप कॉपी में जगह छोड़ लो, जहां अल्कोहल में मैंने करा रखे हैं वहीं से नोट करो या इसको कर सकते हो। तो मैं उतना टाइम अब इस पर नहीं लगा रहा हूं दोबारा से, क्योंकि कम से कम 2 बार ये हम कर चुके हैं। K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 नॉर्मल टेम्परेचर पर एसिड बन जाएगा, लेकिन कीटोन में नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं बनेगा। कीटोन में हमें थोड़ा हीट करना पड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल है, जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एसीटोन बना। अब एसीटोन के बाद
ये जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो थोड़ी कंडीशन ड्रास्टिक लेनी पड़ेगी, ये कीटोन बनने मुश्किल रहते हैं। इथेनोइक एसिड जो बनेगा वो कार्बन कम होकर के बना। ये जो कार्बन एक अलग हुआ है, ये वाला कार्बन पहले फॉर्मिक एसिड बनाएगा HCOH। HCOH आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, हमने पढ़ा था टॉलेंस रेजेंट से भी हो जाते हैं। और HCOH जब ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 बन जाएगा। इसी तरह से जो टर्शरी अल्कोहल हैं, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तो करा ही रखा है मैंने। हम CrO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टिल, जब इसके साथ हीट करते हैं तो पहले एल्कीन, एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर एसीटोन, एसीटोन फर्दर मुश्किल से ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड। ये मुश्किल से होते हैं हीट करने पर। अब यहां पर हीट कर दिया तो अंडरस्टूड है, सभी पोजीशन पर हीटेड है, आसानी से ऑक्सीडाइज ये नहीं होते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो ये मेथड्स तो हमने कर लिए हुए थे अच्छी तरह से। अब जो एडिशनल मेथड्स हैं वो मैं कुछ आपको बता रहा हूं, या कुछ एग्जांपल्स और अगर हम इसके बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए तो भाई ये प्राइमरी अल्कोहल देखना, ये ब्रांच है तो रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इसे K2Cr2 से रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल ही तो इतना पार्ट कन्वर्ट होगा COH में। तो यहां पर हम लिख देंगे K2Cr2 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये CH2OH COOH में कन्वर्ट हो गया। बस नाम लिखो इसका 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इससे पूरे से मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। फर्दर अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड इस तरीके का लेते हैं तो बेंजीन है तो रहने दो उसको, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदल देना, K2Cr2 या KMnO4 से, माइल्ड KMnO4 से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये COH है, डायरेक्टली तो अटैच्ड है नहीं, तो गिनेंगे हम इसे 1 2 3, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, नाम हो जाएगा इसका 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये IUPAC नेम हमें लिखना चाहिए, वाटर बाय प्रोडक्ट की तरह से इसमें रिलीज हो जाएंगे। तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, या अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर पहले कीटोन बनाते हैं अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। कीटोन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। एल्डिहाइड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन की संख्या सेम रहेगी। एल्डिहाइड लिया जैसे हमने, एल्डिहाइड को COH में कन्वर्ट किया, HCOH K2Cr2 से करते हो रिएक्शन। HCOH ये एक ऐसा एसिड है जो बड़ी आसानी से फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है फॉर्मिक एसिड। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ CO2, ये भी ठीक है, लेकिन CO2 लिखा जाना भी करेक्ट है। अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करते हो K2Cr2 या KMnO4 से, तब फॉर्मेशन होगी यहां पर एसिटिक एसिड की। कार्बन यहां तक सेम रहे, दो कार्बन है, दो कार्बन है, सारा ही रिपीट ही हो गया, चलो ये। लेकिन अगर मैं कीटोन लूंगा तो कीटोन के ऑक्सीडेशन करने पर ये कार्बन कम हो जाएंगे। कार्बन कम होगा तब हम डिस्टिंक्शन में इस्तेमाल किया करते थे इसको। कीटोन का जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन कम होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जो कार्बन है ये पहले फॉर्मिक एसिड बनाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो हम CO2 लिख सकते हैं यहाँ। एक मेथड तो ये है। कुछ एक और भी मेथड हमने पढ़े थे, आपको याद करना पड़ेगा, और वो था टॉलेंस रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड एजेंट से। सोचो कि प्रोडक्ट क्या बनना, वो टेस्ट में यूज किया हमने, वो बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। हमने टेस्ट में यूज किया था एक एल्डिहाइड को रिएक्शन किया था टॉलेंस रिएजेंट से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। यहां पर हम लिखेंगे RCO नेगेटिव, फिर हम इसे हाइड्रोलाइज कर दें, अगर H पॉजिटिव से रिएक्शन कर दें RCOH, ये भी तो एसिड ही बना है। रिएजेंट चेंज कर दिया हमने, KMnO4 K2Cr2 नहीं लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर यूज किया जाता है, देखो कैसे। ये इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं, टॉलेंस रिएजेंट की टेस्ट के अलावा क्या इंपॉर्टेंस है। एक कंपाउंड ये दिया है आपको CH3 CH2, ये स्पेसिफिक है, सिर्फ एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को नहीं करता, अल्कोहल को नहीं करता। टॉलेंस रिएजेंट अल्कोहल में थोड़ी पढ़ा है हमने, तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर आपको कहा जाए कि एक ये कंपाउंड है अल्कोहल CH2COH, और इसको OH को बिना टच किए, बिना परेशान किए, सिर्फ इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है। अल्कोहल को वैसे ही रहना है, अल्कोहल को हम चेंज नहीं करना चाहते। अब आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप K2Cr27 यूज कर लो, क्योंकि अगर कर लोगे तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको कैसे मना करोगे? ये तो तैयार बैठा है, क्योंकि अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल K2Cr27 से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो हम क्या लिख बैठेंगे यहां आंसर, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2COOH। लेकिन हमारी तो बात क्या तय हुई थी कि हमें अल्कोहल को कुछ नहीं कहना है, तो ये वाला रिएजेंट नहीं चलेगा, यहाँ KMnO4 नहीं चलेगा, K2Cr27 नहीं चलेगा, टॉलेंस रिएजेंट चलेगा। टॉलेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, या फेलिंग सॉल्यूशन चलेगा। फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ना तो कीटोन को करते हैं, ना अल्कोहल को करते हैं। तो बड़े कुछ स्पेसिफिक से रिएजेंट चेक करने के लिए रिएक्शन दे देते हैं कई बार। ये दे दिया, ये प्रोडक्ट लिख करके दे दिया, और पूछ लिया कि व्हाट इज द रिएजेंट which is used in this transformation, CH3 CH2 CHOH and CH2 COO negative and followed by H। पहले इससे किया, बाद में हमने H3O पॉजिटिव से कर दिया, ताकि ये नेगेटिव चार्ज जो आने वाला है वहां H आ जाए। स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के रिएक्शन भी कई बार हम यूज करते हैं। तो एक हमने प्रिपरेशन पढ़ी जो कि थी किससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, एल्डिहाइड को, कीटोन को, अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें। और अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं तो हो सकता है हम सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करें। तो टॉलेंस रिएजेंट की अगर कोई आपसे कभी एप्लीकेशन पूछता है यूज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में भी दोगे एक यूज इसका, वो तो है ही, एल्डिहाइड एंड कीटोन के डिस्टिंक्शन में हम यूज करते हैं इसको, वो बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां बाकी दूसरे रिएजेंट सरेंडर कर देते हैं, वहां टॉलेंस रिएजेंट मदद करता है।
जैसे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट करने में टॉलेंस रिएजेंट काम आएगा। फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, शेफ्स रिएजेंट, ये काम आएंगे, ना कि बाकी दूसरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मेथड हमने ये डिस्कस किया। दूसरे मेथड पर आते हैं। दूसरा मेथड है, एक ड्राई आइस शब्द पढ़ा है आपने कई बार, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लो टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई किया जा सकता है, आइस क्यूब जैसे से बन जाते हैं इसके, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत आसान है। अगर आप कभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहो तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो, GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा एक साथ लो कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, इन दोनों को रिएक्शन कर दो। रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में ही करते हैं हम, ड्राई ईथर में। तो जो कंपाउंड बन जाए, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स को हम एसिडिफाई कर दें अगर H3O पॉजिटिव से, HCl से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आंसर होगा हमारा। कैसे, ये समझने की बात है। लिख लो ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो भी आपकी मर्जी है, बढ़िया लगता है वो स्ट्रक्चर लिख लो। हम लिख देते हैं RMgCl लिख लेते हैं। ये RMgCl कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिख लो, एक C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। CO2 का स्ट्रक्चर लिखा मैंने ओपन करके, R नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, तो R नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे कीटोन एल्डिहाइड पर करता था बिल्कुल वैसे ही। इस ऑक्सीजन नेगेटिव पर MgCl को कनेक्ट कर दोगे। ये कॉम्प्लेक्स क्या बना? ये कॉम्प्लेक्स बना C ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये R, और यहां पर लिख दिया मैंने MgCl। भाई एडिशन ही तो किया यहां तक। कौन सा एडिशन किया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये R नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल है ना, तो हम इसे बोलेंगे यहां तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कीटोन एल्डिहाइड से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाते थे, वैसा ही बिल्कुल है। कुछ नया काम नहीं हुआ, रिपीट हो रही हैं सारी चीजें। जिसने यहां तक के एल्डिहाइड कीटोन तक के ढंग से पढ़ रखा है, पुराना काम पक्का कर रखा है, उसे तो कोई भी दिक्कत नहीं अब आने वाली है। हाँ, अगर पुराना ही काम क्लियर नहीं है फिर तो जैसे दिक्कत थी वैसे अभी रहेगी। फिर हम इसे HCl से रिएक्शन करेंगे। ये H यहां पर कनेक्ट होगा, Cl मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होगा, तो हम आंसर लिखेंगे R। ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से। और एसिड ने अपना H इसको दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना ये। अब देखो R ग्रुप ग्रिग्नार्ड एजेंट का है, CO2 ये बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का है, H किसका है? ये H जो बाहर से एसिडिफिकेशन किया। साथ में यहां जो बाय प्रोडक्ट हमने बनाया था वो MgCl एंड Cl, वो लिख दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय प्रोडक्ट जो भी लिखा जाएगा वो लिख दो MgCl। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, पहले भी बनाए कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा हमने अनोखा काम किया है? एक है जो बिल्कुल डिफरेंट काम है, कार्बन बढ़कर के बना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें हमने कार्बन बढ़ाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया हो। यहां अगर N कार्बन है इसमें,
तो यहां N+1 कार्बन एटम्स हैं। अभी तो हम उल्टा और कम कर रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कीटोन से बनाते थे तो कीटोन में जितने कार्बन होते थे उससे कम कार्बन हो जाते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। या ज्यादा हम क्या करते थे, जितने कार्बन हमारे पास एल्डिहाइड में थे सेम कार्बन का एसिड बन जाता था, बढ़ नहीं रहे थे कहीं पर भी। ये मेथड की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कभी आपको अगर बोल दिया कि मिथाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड बनाओ, मेथ से एथ, तो ये मेथड इस्तेमाल होगा। फिर वो ऑक्सीडेशन मेथड नहीं यूज कर सकते आप। आपसे कहा मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाओ, वो मेथड यूज नहीं कर सकते। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन, इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है रिएक्शन की। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी अपनी? इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम कार्बन बढ़ाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में कर रहे होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात है? इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम कार्बन बढ़ाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। एक दो एग्जांपल्स मैं इसके करा देता हूं आपको। ये तो मैंने बता ही दिया, देखो ये तो बिल्कुल एज इट इज सेम बताया है, कॉपी पेस्ट। आर को डिफाइन कर दो, आर को डिफाइन करोगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। ये लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं इसको सॉल्व करके बताना है आपको। तो ये जो सामने मैंने रिएक्शन लिखा है, एबी टाइप प्रॉब्लम ये कहलाती है। तो आप इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो पहले वाला स्टेप है ये बेंजीन प्लस क्लोरीन AlCl3, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा इसमें पहले नंबर पर। दिस इज क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन को जब मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन करते हो तो बी जो बन जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। जब भाई ये पढ़ते हो, आप पढ़ते आ रहे हो रिएक्शन RCl मैग्नीशियम से रिएक्शन करके RMgCl। नहीं अगर याद आ रहा है तो अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है ये, मैं याद दिला देता हूँ कहां से आया ये। अल्काइल हैलाइड को मेटल से ईथर की प्रेजेंस में RMgCl, तो बेंजीन क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करने पर बेंजीन MgCl। और ये रिएक्शन बी बना, बी को CO2 से H पॉजिटिव, ये अभी किया हमने थोड़ी देर पहले। बेंजीन कार्बोक्सिलिक RCOH, बेंजीन COOH, बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन हम सोच सकते हैं। सेकंड एक और दे रहा हूं रिएक्शन करने के लिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये है प्रोपीन। इस पर हमने रिएक्शन किया HCl का, ए बना। इसको रिएक्शन कर दिया मैग्नीशियम से ईथर की प्रेजेंस में, बी बन गया। फर्दर इसको रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉलोड बाय रिएक्शन विद H पॉजिटिव। यहां क्या आंसर होना चाहिए, सी क्या मिलना चाहिए, ये आपको बताना है, IUPAC नेम लिखना है। तो इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या होगा। जो हमारा एल्कीन है, ये एल्कीन HCl से रिएक्शन करके 2 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा पहले, Cl मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यहां पर आया इस पोजीशन पर, यहाँ H आ गया। मैग्नीशियम को जब हमने रिएक्शन किया, कार्बन क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम आ गया, ये MgCl।
जिस कार्बन पर Mg है उसी पर CO2 से COH आना होता है। फाइनली हमें आंसर लिखना पड़ेगा, यहां मैग्नीशियम जहां था वहीं COOH आया, COOH। नाम की बात हुई थी 1, 2 एंड 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड हमें मिला जिसमें हमने एक कार्बन बढ़ाकर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया। और भी कर सकते हैं। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं बाकी दूसरे रिएक्शन से कैसे कनेक्ट किया जाता है। अगर आपको कहा जाए कि CH3, अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे कन्वर्जन आते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। क्वेश्चन ये दिया आपको कि हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है किससे, इथेनॉल से। प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, फ्रॉम इथेनॉल। तो बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। PCl5 से रिएक्शन करो। अल्कोहल थोड़ी ना ग्रिग्नार्ड एजेंट बना देगा डायरेक्ट, PCl5 से रिएक्शन करके हैलाइड बनाना पड़ेगा। CH2Cl, मैग्नीशियम से रिएक्शन किया, फिर ईथर की प्रेजेंस में CH3 CH2 MgCl, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर दो, CO2 फॉलोड बाय HCl। कार्बन मैग्नीशियम जहां पर है ये टूटकर ये CO2 ही तो इंट्रोड्यूस होता है ना, यहां CH3 CH2 COOH। तरीका बताया, मैकेनिज्म अभी बताया था, उसी मैकेनिज्म से ये होगा, बस R की जगह इथाइल ग्रुप आ गया ना, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ये मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। 3 तरीके बता दिए मैंने, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन से, एक एल्कीन से और एक अल्कोहल से। बनाना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट ही, क्योंकि हमने जो मेथड पढ़ा है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट से ही RCOH बनाया। तो वेल, एक तरीका हुआ ये, बल्कि 2 हो गए, एक ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा इस रिएक्शन को कहते हैं हम कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो रिएक्शन पढ़ा है अभी RMgCl CO2 से फॉलोड बाय रिएक्शन विद HCl, पहले ये फिर बाद में ये बन क्या गया RCOH। इस रिएक्शन का नाम मैं बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट में CO2 इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसका मतलब ये है। एक मेथड और करते हैं, इसके बाद ये तो 2 प्रिपरेशन हो गई, ये मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल अभी अभी डिस्कस किया। ये बेंजीन वाला भी बताया बिल्कुल मेथड। तीसरा जो हम करते हैं मेथड, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड जिसमें CN ग्रुप होता है, इनको साइनाइड बोला जाता है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस, इस शब्द को बार बार कितनी बार आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने डिस्कस किया है, रिपीट कर करके। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब क्लीवेज, RCN से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करने के लिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब ये मीडियम अलग अलग होते हैं, देखो
जो रिएक्शन है वो क्या है, और CN को हम बोलते हैं या तो साइनाइड बोल दो या नाइट्राइल बोल दो, और नाइट्राइल। अब जो हाइड्रोलिसिस हम पढ़ते आ रहे थे वो एक पाई बॉन्ड वाला था या सिग्मा बॉन्ड वाला था। जैसे अल्कोहल का पढ़ा, मैं याद दिलाता हूं, ROR, अल्कोहल बनाने के लिए इधर H इधर OH, तो यहां तो सिग्मा बॉन्ड था सिर्फ। हाइड्रोलिसिस हम किसी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का करते हैं तो एक पाई बॉन्ड होता है, यहां दो पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस केस में वाटर मॉलिक्यूल दो इस्तेमाल होते हैं। मैकेनिज्म नहीं है ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जस्ट समझाने के लिए। जो सिग्मा बॉन्ड तोड़ा वो तो इसी अल्कोहल वाले पैटर्न पर तोड़ा, एक तरफ OH एक तरफ H। और जो ये पाई बॉन्ड तोड़े दो, उसमें दो हाइड्रोजन एक तरफ एक ऑक्सीजन एक तरफ, ये क्लीवेज होगा। क्लीवेज होकर हाइड्रोलिसिस करते हुए और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH प्लस ये पूरा NH3 अलग हो गया। लिसिस तभी तो कहलाएगा जब ये क्लीवेज होके अलग हो जाएगा। ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। जब हम नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एक अमोनिया बन जाता है, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड एक मॉलिक्यूल अमोनिया। अब अगर ये हाइड्रोलिसिस का मीडियम देखा जाए तो दो मीडियम में होता है ये, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में किया जा सकता है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, एक होता है एसिड हाइड्रोलिसिस, एक होता है बेस हाइड्रोलिसिस OH नेगेटिव। बनेंगे दोनों में एसिड ही, RCOOH। एसिड हाइड्रोलिसिस में बना तो अमोनिया ही, लेकिन ये अमोनिया H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा ना, तो हम लिखेंगे यहां अमोनियम आयन। मान लो आपने HCl लिया था तो NH4Cl बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट अमोनिया ना लिखकर, क्योंकि एसिड भी तो है ना, वो उससे रिएक्शन करेगा। बेस हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, RCOH बन गया, लेकिन NaOH से मान लो NaOH है, इससे रिएक्शन ये करेगा, तो हम RCOH की जगह RCOONA लिखेंगे, प्लस साथ में अमोनिया लिबरेट करेगा। यहां हम प्योर अमोनिया लिबरेट कराएंगे। इस पहले वाले को बोलते हैं हम एसिड हाइड्रोलिसिस। दूसरे वाले को हम बोलेंगे बेस या एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। कुछ लोग हाइड्रेशन कहते हैं इसको, ये हाइड्रेशन नहीं है, क्लीवेज हो रहा है, टूट करके एक मॉलिक्यूल अलग हट रहा है, तो हमें इसे हाइड्रेशन नाम नहीं देना है। हाइड्रेशन अलग होता है, हाइड्रोलिसिस अलग होता है। तो जब भी कभी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मीडियम पर ध्यान देते हुए हमें प्रोडक्ट लिखना होगा। साइनाइड क्या होता है, जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N है। कहां से आएगा साइनाइड, एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर याद करो, पुरानी बातें याद रखनी चाहिए। और Cl प्लस NaCN, सोडियम साइनाइड। क्या लिखोगे, Cl हटा CN आया, RCN।
कार्बन यहीं बढ़ गया, ये n कार्बन थे, n+1 कार्बन है। अब इसको मैंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, H3O पॉजिटिव इकट्ठा लिख दिया, ये H पॉजिटिव वाटर, इसके साथ इसे हीट किया, RCOH प्लस NH4 पॉजिटिव, ये एसिड हाइड्रोलिसिस कहलाया। तो हम एल्काइल हैलाइड से ही स्टार्ट करके बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन बढ़ाते हुए, यहाँ n कार्बन थे, यहाँ n+1 हो गए, यहाँ n+1। तो जो हमने कार्बोनेशन मेथड यूज किया था उसमें भी एक कार्बन बढ़ाकर एसिड बनाया था, ये वाला भी मेथड एक ऐसा है जिसमें हमने एक कार्बन इंक्रीज करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया है। इंपॉर्टेंट मेथड है, बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है। थोड़ा सा और क्या ध्यान देना है कि बस एसिडिक मीडियम में हम COH बना देंगे। बेसिक मीडियम अगर हाइड्रोलिसिस के लिए यूज कर रहे हो वाटर को तोड़ने के लिए, वहां RCONA बनाते हैं। मैकेनिज्म है इसके, डिटेल्ड मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी इस स्टेज में अभी जरूरत नहीं है मैकेनिज्म, इसलिए मैं मैकेनिज्म इसके नहीं कर रहा हूं। जो मैकेनिज्म आपके बोर्ड में आते हैं और सीधे सीधे कंपटीशन एग्जाम में जरूरी होते हैं वो मैं जरूर बीच में बताता हूं। तो ये मैकेनिज्म तो बोर्ड में तो आने वाला ये नहीं है, तो इसलिए फिलहाल अभी मैं इवन मेंस में भी मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ खास इसमें नहीं आता। उतना आप कर ही सकते हो कि नेगेटिव क्या है, पोलैरिटी क्या है, इतना तो एटलीस्ट कर ही लोगे। अब C ट्रिपल बॉन्ड N है तो डिलोकलाइज ये इधर ही होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अगर आएगा तो H पॉजिटिव तो मुझे भेजना है यहाँ, और वाटर का लोन पेयर मैं भेजूंगा इस कार्बन पर। कुछ ऐसे प्रोसीड करके सोचना, घर पर बैठ करके थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करना है इसको। 3 मेथड हमने डिस्कस कर लिए, एक ऑक्सीडेशन मेथड, एक कार्बोनेशन मेथड, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स वाला मेथड। अब ये वही है जो सारा मैंने आपको बताया अभी। ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव की प्रेजेंस, यहां लिख दिया ये अमोनिया, मैंने और डिटेल आपको बता दी। अमोनिया H पॉजिटिव से लिखो बिल्कुल, NH4 पॉजिटिव, कोई मना नहीं करेगा। HCN हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, HCOH बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनना चाहिए। CH3CN से CH3COH बन जाएगा। ये एग्जाम्पल एसिड हाइड्रोलिसिस का हुआ जिसमें हमने हाइड्रोलाइज करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया है। वही है जो रिएक्शन अभी हमने किए डिस्कस, कुछ अलग से रिएक्शन नहीं है। इसके अलावा अगर हम एल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, NaOH की प्रेजेंस में वाटर लिया, हीट कर दिया, तो प्रोडक्ट हमें लिखना चाहिए RCOONA। फिर ये जो Na है ये तो बना RCONA, लेकिन चाहिए तो हमें एसिड था, तो हमें इसे फिर एसिडिफाई करना पड़ेगा डाइल्यूट एसिड से। क्या लिखेंगे आंसर, RCOH बना दिया, प्लस साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड लिख दिया। ये हमारी प्रिपरेशंस रही, और भी हैं प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि और प्रिपरेशन नहीं है। पहले अगर हम इन 3 को सम अप करें, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा कार्बोनेशन, तीसरा नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइल के 2 हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेस हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस।
ये दोनों हाइड्रोलिसिस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली बन रहा होता है। अब इसके बाद एक मेथड और है, बड़ा सिंपल मेथड है करने को, उसको 4 अलग अलग टाइप के रिएक्शन में कर लो, लेकिन मैं इस मेथड को एक साथ आपको बताऊंगा। तो नंबर 4 मेथड है ये, हाइड्रोलिसिस। जो लोग बेसिक क्लियर करके पढ़ रहे हैं उन्हें नाम लिखते ही पता चल जाएगा कि मैंने वाटर लिया होगा, वाटर को तोड़ा होगा, जिस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं उसको तोड़ा होगा, वाटर का एक एच एक तरफ लगा दिया होगा, एक ओ एच एक तरफ लगा दिया होगा। इतना बोलते ही 70% रिएक्शन क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैंने बताया नहीं कि किसका हाइड्रोलिसिस करना है, लेकिन इतना बोलते ही 70% बात समझ आ जानी चाहिए, अगर जो लोग लिंक करके पढ़ रहे हैं, बेसिक शुरू से अच्छी तरह से क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। मैंने कम से कम आधा घंटे में हाइड्रोलिसिस बताया था आपको कि हाइड्रोलिसिस कहते किसको है। हाइड्रेशन अलग चीज है, हाइड्रोलिसिस अलग चीज है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। जब हम एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो मैं इसको सिंपल करके लिखूं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, यहां कार्बोक्सिलिक भी लिख लो, प्लस वाटर, कंडीशन कुछ ना कुछ होगी वो देखेंगे अभी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और कुछ एक बाय प्रोडक्ट बनेगा, वो बाय प्रोडक्ट अभी मैं बताता हूं कि क्या होगा। पहला क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अभी हम जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो 7 बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। उन 7 फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन निकाल दिए अलग, उनकी तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हम। 5 बचे, उनमें से एक है कार्बोक्सिलिक एसिड खुद जो हम बनाना चाह रहे हैं। बाकी कितने बचे? 4। वो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। देखो स्ट्रक्चर को, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस OH की जगह अगर मैं RCO Cl लिखता हूं, ये है डेरिवेटिव। RCO OR लिखता हूं, एस्टर, ये डेरिवेटिव है। एनहाइड्राइड, ये डेरिवेटिव है। अमाइड, ये डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इन 4 से ये बनाना है एक। तो मैं इन 4 को एक फॉर्मेट में लिख रहा हूं पहले, Cl को, OH को, OR को, COOR को, NH2 को मैं ग्रुप मान रहा हूं। अगर मैं कभी ग्रुप बोलूंगा तो इसका 4 में से एक मतलब है, या तो ग्रुप मतलब Cl, ग्रुप मतलब OR, ग्रुप मतलब OCOR, ग्रुप मतलब NH2। तो जो अब लिखा जाएगा ये ऐसे लिखा जाएगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप, ये है डेरिवेटिव। इससे मुझे बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाऊंगा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड? हाइड्रोलिसिस करके HOH।
OH, ये क्लीवेज करना है। ग्रुप H RCOOH, क्या लिखूं मैं आंसर? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ग्रुप अलग हो गया, वाटर का H आ गया ग्रुप के साथ, वाटर का OH आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये लिख लेते हैं, हम ग्रुप डिफाइन कर देते हैं। ग्रुप जब हम डिफाइन करेंगे तो एक आएगा RCOCl, ग्रुप की जगह लिख दिया मैंने Cl, वापस ले आया मैं। और क्या लिखा मैंने? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OR एनहाइड्राइड लिख देता हूं। चलो पहले एक लिख देता हूं मैं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OR एक लिख देता हूं मैं अमाइड, एक ग्रुप ये हो गया, OR ग्रुप है एक ग्रुप मेरे पास है RCOO, एक है Cl। जब मैं इसको रिएक्शन करूंगा वाटर से, रिएक्शन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा राइट हैंड पर। कैसे ब्रेक करूंगा? यहां से, यही तो किया है, इधर लिखेंगे H, इधर लिखेंगे OH, यहां से ब्रेकिंग होगी। गलत जगह से मत कर देना कभी, यहां से उठा के तोड़ दो, बस तोड़ फोड़ ही मचानी है कि कहीं से भी ब्रेक कर दो। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप है वो कार्बन टूटेगा, तो कुछ और ही बन जाएगा कि बस वो लाइन ही लगाई थी, इतना याद रह गया। ये लगाई कहां थी लाइन, ये याद नहीं रहा। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग टूटते हैं। लिविंग ग्रुप बता रखे हैं आपको, ये ग्रुप लिविंग ग्रुप होता है, यही हटेगा, यार नहीं हटेगा। ये हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, इधर H इधर OH लिख लेते हैं हम। इधर RCOCl, इधर Cl, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, RCOO, यहाँ RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, RO, इनको तोड़ के ही तो लिख रहा हूं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2। वाटर का जो OH है वो तो यहीं लिखना है, यहीं तो लिखा है ये, इधर तो एसिड ही बनेगा, कुछ और तो हो ही नहीं सकता। चार मेथड इकट्ठे चल रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। जो बचा हुआ पार्ट है वाटर का H, वो दूसरी तरफ आएगा, इधर HCl लिखेंगे बाय प्रोडक्ट, इधर RCOOH बाय प्रोडक्ट लिखेंगे। इधर तो मजे आ गए क्योंकि इधर भी एसिड बना, इधर भी एसिड बना, वही बनाना था हमें। यहाँ तो बाय प्रोडक्ट कुछ और बन भी रहा था, यहाँ बाय प्रोडक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, तो बढ़िया चीज है ये तो। कुछ प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट कुछ और बना ही नहीं। हाँ, यहाँ इस केस में एक COH एक ROH, ये अल्कोहल बाय प्रोडक्ट है, अमोनिया बाय प्रोडक्ट है, HCl बाय प्रोडक्ट है। चार एसिड डेरिवेटिव्स को जब हम वाटर से अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन करते हैं, ये कंडीशन नहीं लिखी मैंने अभी, क्योंकि चार अगर अलग अलग एंटिटीज हैं, चार इंसान ही अलग अलग होते हैं, उन चारों का नेचर ही अलग होता है। एक को गर्मी ज्यादा लगती है तो एक को सर्दी ज्यादा लगती है, तो ये तो कंपाउंड है, ये अलग अलग बिहेव करेंगे। हाइड्रोलिसिस दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक ही पिच पे हाइड्रोलिसिस देंगे, रिएक्टिविटी अलग अलग है इनकी। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल वाटर, सिर्फ वाटर ऐड कर दो,
दूर से भी वाटर दिखा दोगे टेस्ट ट्यूब में रख के, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका। एक RCOCl लिया, दूर से किसी ने वाटर दिखा दिया, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एनहाइड्राइड में थोड़ा सा हमें एसिड ऐड करना पड़ता है, एस्टर में एसिड भी ऐड करना पड़ता है, हीट भी करना पड़ता है। यहां एसिड भी ऐड करना पड़ता है, हीट करके भी काम नहीं चलता, बॉयल करके काम चलता है। इसी ऑर्डर में मैंने लिखे। तो मैं अब एक बड़े काम का ऑर्डर, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ये 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इन 4 एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर आपको नोट करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव किसके लिए रिएक्टिविटी देख रहे हैं, टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बड़े क्वेश्चंस आपको इस बेस पर मिलेंगे। सबसे आसान एसिड किस में बनेगा, एसिड हैलाइड। याद रखने के लिए बता दिया, एसिड हैलाइड को दूर से भी वाटर दिखा दोगे तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, होता है सचमुच में, ये मजाक नहीं हो रही है। अगर टेस्ट ट्यूब में ओपन करके रख दिया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ये दूर से, मतलब जब हवा में से वाटर खींच लिया इसने तो दूर से ही दिखाया था उसे वाटर, कौन सा हमने मिक्स किया है। तो एसिड हैलाइड नॉर्मली ओपन करके रख दिए जाते हैं, ढक्कन खोल दोगे अगर बीकर का जिसमें एसिड हैलाइड रखा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हाइड्रोलाइज हो जाता है, इतना रिएक्टिव होता है। यहां लेकिन वाटर ऐड करके एनहाइड्राइड में थोड़ा इसको कैटलाइज करना पड़ता है, एसिड ऐड करना पड़ता है। ये एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, उससे कम रिएक्टिविटी एस्टर की है, उससे भी कम रिएक्टिविटी अमाइड की है। अमाइड बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, रादर हम प्रिपरेशन में ये इस्तेमाल ही नहीं करते, एनहाइड्राइड यूज करते हैं, हैलाइड यूज करते हैं, एस्टर यूज करते हैं। तो इसका नाम है एसिड हैलाइड, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर, एसिड अमाइड। ये ऑर्डर क्या लिखा है हमने, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, या हम क्या कह सकते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ईज ऑफ फॉर्मेशन किससे होगी, एसिड हैलाइड से। सबसे मुश्किल से किससे बनेगा, अमाइड से। कारण भी है उसकी, कुछ ना करो, लीविंग टेंडेंसी देख लो। कारण बहुत सारे हैं, उसमें से सबसे छोटा कारण सबसे पहले बता रहा हूं। ये बिल्कुल हटने के लिए तैयार बैठा है Cl, आपको पता है अच्छा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप का सीधा सीधा रिलेशन स्टेबिलिटी से होता है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। ये बात एल्काइल हैलाइड में हमने डिस्कस की थी। अगर लीविंग टेंडेंसी देखी जाए इन एसिड डेरिवेटिव्स की, तो लीविंग टेंडेंसीज में सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है Cl नेगेटिव, उससे
थोड़ा सा पुअर लिविंग ग्रुप है, RCOO नेगेटिव, ये हटेगा तभी तो वाटर आएगा, ये Cl हटेगा तभी तो OH आएगा, ये RO ग्रुप हटेगा तभी तो वाटर आएगा। ये हाइड्रोलिसिस के हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है सिंपल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Cl हटा वाटर आ गया, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। हम लिखेंगे RCOO नेगेटिव, फिर उसके बाद RO नेगेटिव, यहां पर RO नेगेटिव हम हटा रहे हैं, और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है NH2 नेगेटिव। सबसे फास्ट रिएक्शन ये देगा। कारण और भी हैं, मैं कह रहा हूं, एक कारण मैंने बताया है, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां ज्यादा होगा, यहां थोड़ा कम होगा, यहां थोड़ा और कम होगा, यहां थोड़ा और कम होगा। एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है कि ये आसानी से हटेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए दो चीजें होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का आना आसान हो, लिविंग ग्रुप का हटना आसान हो। तो ये इसको सम अप करना पड़ेगा अब रिएक्शन को। बहुत सारी चीजें पढ़ ली हमने। हाइड्रोलिसिस जब हम एसिड डेरिवेटिव का करते हैं तो 4 एसिड डेरिवेटिव है हमारे पास, एसिड हैलाइड, एनाइड्राइड, एस्टर अमाइड। वाटर से रिएक्शन करके बनेगा तो एसिड ही, बाय प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। एक तो बात ये हो गई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड ही पढ़ रहे हैं हम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा एसिड ऐड करना पड़ेगा, वाटर प्लस एसिड। एस्टर से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहेंगे तो वाटर एसिड भी ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा। अमाइड से ये काम मुश्किल है, बॉयल करना पड़ेगा, जब तक हम बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तब तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। हीट करोगे, बॉयल करोगे, कैटलिस्ट भी ऐड करोगे, तब वाटर से हाइड्रोलिसिस होगा। और एसिड हैलाइड में तो वाटर अगर आसपास भी रख दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव होते हैं एसिड हैलाइड। इन सब का एक ही मकसद था कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए वाटर से, कोई आसानी से कोई मुश्किल से। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, और ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये ऑर्डर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 रिएक्शन मैंने इकट्ठे एक साथ बता दिए, आसान पढ़ेंगे इसलिए बता दिए, टाइम आपको उतना ही लगाना पड़ेगा इनको अलग अलग करके। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इनके जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर लिख करके, कभी हम एसिटिक एनाइड्राइड लिखेंगे, कभी बेंजोइक एनाइड्राइड लिखेंगे, कभी एस्टर मिथाइल प्रोपेनोइट लिखेंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए तो इतना रहेगा, बहुत कंटेंट हो गया आपके पास पढ़ने के लिए। कम से कम 2 से 3 घंटे का काम हो गया, मिनिमम 2 घंटे से 3 घंटे आप इस पर लगाओगे तब जाकर के ग्रास्प कर पाओगे। ये एक रिएक्शन बस नया कुछ रिएक्शन था, बाकी सब रिएक्शन जो पुराने हैं, ऑक्सीडेशन वगैरह, टॉलरेंस एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट, वो सब हमने रिपीट ही किए हैं पुराने रिएक्शंस। तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही करा रहा हूं। कुछ जो और एक दो प्रिपरेशंस बची हैं इसकी, अभी पूरी नहीं हुई हैं प्रिपरेशंस, तो वो प्रिपरेशन रादर प्रैक्टिस कह सकते हो कि प्रैक्टिस हम थोड़ी सी और करेंगे अगले क्लास में पहले, फिर हम प्रॉपर्टीज पर आएंगे, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी तब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आप 2 क्लास इसमें और मान सकते हो, बहुत बड़ा चैप्टर है इनफैक्ट ये, तो कम से कम 2 क्लास आप और मान लो, 2 क्लास लगेंगी। फिर छोटे चैप्टर बचते हैं, जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल है, ये 2 चैप्टर जो बचेंगे आपके, ये ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर के अंदर अंदर इसको पूरा करें सिलेबस को। फिर उसके बाद क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए भी और टेस्ट का शेड्यूल मिला हुआ है आपको, टेस्ट उसी शेड्यूल से होते रहेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट का भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, डाउट वगैरह किसी का है तो मेरे से पूछ लो।